चलिए आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय का निगमन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब इस डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम में मतलब गॉस के प्रमेय के निगमन में पहले मानेंगे कि एक बिंदु O है और उस बिंदु O पर एक Q कूलाम का आवेश है, और इस आवेश से कितने मीटर की दूरी पर, R मीटर की दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है, अर्थात एक बंद काल्पनिक पृष्ठ खींचा गया है। और उस बंद काल्पनिक पृष्ठ पर एक बिंदु P लेकर उस बिंदु P के चारों तरफ एक छोटा पृष्ठ लिया गया है, और उस छोटे पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर है dA वेक्टर है, और उससे होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वेक्टर E है। अर्थात गॉस प्रमेय का निगमन करने के लिए हम क्या मानेंगे, एक बिंदु O मानेंगे, इस बिंदु O पर Q कूलाम का आवेश मानेंगे, और इस आवेश से कितने मीटर की दूरी पर, R मीटर की दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, और यह गॉसियन जो पृष्ठ होगा, इस गॉसियन पृष्ठ का जो आकार होगा वो गोला होगा, मतलब इसको कहेंगे गोलीय गॉसियन पृष्ठ। क्या कहेंगे हम लोग, गोलीय गॉसियन पृष्ठ। और इसी गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु P लेंगे, और इस बिंदु P के चारों तरफ एक छोटा पृष्ठ अवयव लेंगे, और मान लेंगे ये जो छोटा पृष्ठ अवयव है, इस छोटे पृष्ठ अवयव का जो एरिया है वो dA है। और इस एरिया को जब हम एरिया वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो इस छोटे पृष्ठ अवयव पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे जिसको हम अभिलंब कहेंगे, अर्थात इस छोटे पृष्ठ पर एक अभिलंबवत रेखा खींचेंगे, और यही जो अभिलंबवत रेखा होगा किसको बताएगा, एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर को प्रदर्शित करेगा। और इसी बिंदु P से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E। और यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से होकर गुजरेगी, बिंदु P से होकर गुजरेगी, और कहाँ से निकलेंगी, ये जो आवेश है इस आवेश से वैद्युत बल रेखा निकलेगी, और बिंदु P से होते हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर निकलेंगी। अर्थात इस गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु P लिए हैं, इस बिंदु P के चारों तरफ एक छोटा पृष्ठ अवयव लिए हैं, और इस छोटे पृष्ठ अवयव का एरिया वेक्टर dA वेक्टर है, और इसे होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है। वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच में कोण कितना है, थीटा कोण। तो पहले इस पूरे ग्राफ के बारे में या ये जो पूरा मैं फिगर बनाया हूँ, इस पूरे फिगर के बारे में हम अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे, और लिखने के बाद फिर अगले टॉपिक में या अगले इसी में कंसेप्ट में चलेंगे। तो अगला इसमें क्या होगा कि छोटे पृष्ठ अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी इस फिगर में अच्छे से लिखने के बाद उसके बाद हम लोग लिखेंगे छोटे पृष्ठ अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे ध्यान दो फिगर पे, जैसे यहाँ बनाया हूँ एक छोटा पृष्ठ अवयव, और इस छोटे पृष्ठ अवयव का एरिया वेक्टर क्या है, वेक्टर E, और इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वेक्टर E। और वेक्टर E और वेक्टर dA दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, अदिश गुणनफल निकालेंगे, तो वो किसके बराबर होगा, वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। मतलब बिंदु P के चारों तरफ जो छोटा पृष्ठ अवयव लिए हैं, इस छोटे पृष्ठ अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और मान लेंगे कि इस छोटे पृष्ठ अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, d फाई सफिक्स ऑफ E है, और जो वैद्युत फ्लक्स होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर dA दोनों का अदिश गुणनफल के बराबर होता है। मतलब d फाई सफिक्स ऑफ E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, और दो वेक्टरों का जो डॉट होगा, दो वेक्टरों का जो अदिश गुणनफल होगा, दोनों वेक्टरों का परिमाण, मतलब वेक्टर E का परिमाण E, वेक्टर dA का परिमाण dA, और दोनों वेक्टरों के बीच बना कोण। तो बताइए वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच में कितना कोण बना है, थीटा कोण बना है। तो यहाँ पे लिखेंगे E इंटू dA कॉस थीटा। और मान लेंगे कि जो वेक्टर E है और वेक्टर dA है दोनों एक ही दिशा में। क्या मानना है, यहाँ पे थोड़ा सा मानना है कि जो यहाँ पे वेक्टर dA है उसी वेक्टर dA की दिशा में क्या है, वेक्टर E है। अर्थात जब वेक्टर E
और वेक्टर DA दोनों एक ही दिशा में हो तब वहाँ पे बनने वाला जो कोण थीटा है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब यहाँ पे लिखेंगे थीटा इक्वल टू 0। जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तब यहाँ पे कास थीटा और थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो कास 0 और कास 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो कास 0 का वैल्यू 1 रखकर E इंटू DA में हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, E इंटू DA। तो यहाँ पे मैं बताया कि इस छोटे पृष्ठ अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई सफिक्स ऑफ E इक्वल टू E इंटू DA। यानी हम लोग कहाँ तक पहुँचे कि यहाँ पे जो छोटा पृष्ठ अवयव है उस छोटे पृष्ठ अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिए हैं। अब कहाँ से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ये जो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ है इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसी में अगला स्टेप क्या लिखेंगे, अगला स्टेप लिखेंगे कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो आप लोग को पता होगा कि जब किसी भी छोटे एरिया को बड़े एरिया में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब हम वहाँ पे समाकलन करते हैं। जब किसी भी छोटी राशि को बड़ी राशि में परिवर्तित करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। और किसी भी बड़ी राशि को छोटे राशि में परिवर्तित करना रहता है तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, अवकलन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये छोटा पृष्ठ अवयव है। अब इस छोटे पृष्ठ अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई सफिक्स ऑफ E है। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ से अगर पूछेगा कि पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे छोटे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अर्थात संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हम इन दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन। तो इनके दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, d फाई सफिक्स ऑफ E समाकलन इसका भी करेंगे और E इंटू DA का भी हम समाकलन करेंगे। जब d फाई सफिक्स ऑफ E का बंद समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई सफिक्स ऑफ E हो जाएगा। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेश के चारों तरफ और समान दूरी पर नियत होता है, इसलिए E क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर होगा, क्योंकि जब कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत होता है अर्थात नियतांक होता है तो उस नियतांक का न अवकलन किया जाता है और न ही समाकलन किया जाता है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, फाई सफिक्स ऑफ DA। अब इस पूरे इक्वेशन को, पूरे समीकरण को हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। फिर अगले स्टेप में पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा, जहां d फाई सफिक्स ऑफ E का हमने समाकलन यानी समीकरण नंबर 1 में dA का जब हम लोग समाकलन करेंगे तो जब dA का हम समाकलन करेंगे तो पूरे गॉसियन पृष्ठ का एरिया मिलेगा। मतलब इस छोटे पृष्ठ का एरिया कितना है, dA है। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का समाकलन मिलेगा। तो जो पूरा गॉसियन पृष्ठ है वो कैसा है, गोली है और गोले का पृष्ठ एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। मतलब dA का बंद समाकलन करेंगे तो A मिलेगा और A क्या हो जाएगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। और संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल का आकार कैसा है, गोला है, इसलिए गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो A का मान है या dA का जब हम बंद समाकलन करेंगे इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो मान आएगा 4 पाई r स्क्वायर आएगा। और इन सभी के मानों को उठाकर समीकरण नंबर 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, यानी समीकरण नंबर 1 में हम किसका मान रखेंगे, बंद समाकलन dA। और बंद समाकलन dA का मान कितना आया है, 4 पाई r स्क्वायर आया है, इसलिए इसका मान इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे। तो इसके जगह पे हमने क्या रख दिया, 4 पाई r स्क्वायर रख दिया और इसको क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2 मान लिया। समीकरण नंबर 2 मानने के बाद फिर अगले स्टेप में चलेंगे तो अगला स्टेप क्या होगा, किसी बिंदु आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब फिगर में आ जाओ,
ये पूरा का पूरा गॉसियन पृष्ठ है। इस गॉसियन पृष्ठ के मध्य बिंदु O पर एक क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है और इस क्यू कूलाम के आवेश से कितने मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हूँ, क्या पढ़ाया हूँ, जब कोई आवेश Q हो और उस आवेश से कितने मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया हो और इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी हो, तो वहाँ पे मैं फॉर्मूला बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है, Q है, दूरी कितना है, r है, तो Q/r²। तो यही प्रक्रिया हम यहाँ पर भी लगाए हैं। किसी बिंदु आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालेंगे तो आवेश कितना है, मध्य बिंदु पर Q है, दूरी कितना है, r है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो यहाँ पर मिल जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब इस E का मान समीकरण नंबर 2, जो समीकरण नंबर 2 हमने बनाए हैं, इस समीकरण नंबर 2 में हम E का मान क्या कर देंगे, रख देंगे। तो समीकरण नंबर 2 में E का मान रखने पर, जब समीकरण नंबर 2 में E का मान रखेंगे तो देखेंगे कि R से R कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में रिजल्ट क्या मिलेगा, लास्ट में रिजल्ट मिलेगा फाई सफिक्स ऑफ E = Q/एप्सिलॉन नॉट। और ये जो नियम है ये किसके नियम को प्रदर्शित करता है, अर्थात किसके थ्योरम को प्रदर्शित करता है, अर्थात किसके प्रमेय को प्रदर्शित करता है, तो गॉस के प्रमेय को प्रदर्शित करता है, अर्थात गॉस थ्योरम को प्रदर्शित करता है। और गॉस प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या पढ़े हैं, किसी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स उस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो हमने किसको प्रूव कर दिया, हमने गॉस के प्रमेय को प्रूव कर दिया। गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या मिल गया, फाई सफिक्स ऑफ E = Q/ε0। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़े हैं, तो आज के वीडियो में पढ़े हम लोग गॉस के प्रमेय का निगमन, और गॉस के प्रमेय का मैंने निगमन कर दिया। अब कल के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे। किसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अब ये जो गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग है इसमें 4-5 हेडिंग है। अब वो जो 4-5 हेडिंग खत्म हो जाएंगे तो पूरा का पूरा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और सेकेंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल को हिंदी में कहते हैं वैद्युत स्थैतिक विभव। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाओ, पढ़ो और लिखो, और बोर्ड के एग्जाम में आप लोग 99% लाने का प्रयास करो। ओके।